बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है कहानियों की उस दुनिया में जहां रोज़ आपको मिलता हूं। हर रोज़ एक नई कहानी के साथ। वो कहानी कभी क्राइम से जुड़ी होती है तो कभी किसी की ज़िंदगी से। पर आज ये कहानी उन दोनों चीज़ों से जुड़ी है। वो दो चीज़ें जो क्राइम से होते हुए किसी की ज़िंदगी खराब करने पर गई। कहते हैं कानून में, जो कोर्ट ने कहा है और बहुत से कानून के जानकार कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कभी भी किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, बेशक गुनहगार कई छूट जाए। पर ये कहावत, ये कहानी उस वक्त दम तोड़ देती है जब हम यूपी के ललितपुर को देखते हैं। हम यूपी के ललितपुर के उस शख्स विष्णु तिवारी को देखते हैं जिस शख्स ने एक झटके में अपने 20 साल की ज़िंदगी को एक जेल में बिता दिया। ये कहानी बहुत हैरान और परेशान करने वाली है। ये कहानी हमसे सवाल पूछने वाली है कि आखिर हम एक ज़िंदगी को इस कदर बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं। आखिर सिस्टम में इतना लचरपन क्यों है जो एक ज़िंदगी के साथ इस तरह से जुल्म हुआ। क्यों एक बेगुनाह शख्स ने अपनी ज़िंदगी के वो कीमती 20 साल, छोटा मोटा टाइम नहीं, वो कीमती 20 साल एक काल कोठरी में काट दिए। क्यों उस परिवार ने अपने लड़के को तिल तिल मरते हुए देखा और क्यों उस लड़के ने अपना पूरा परिवार खो दिया। महज ये कहानी की भूमिका बनाने के लिए शब्द कहे गए हों, मगर ये शब्द अंदर से झंझोड़ कर रख देने वाले हैं। ये जितना भी शब्दों का वर्णमाला कह लीजिए या फिर ये कहानी कह लीजिए, मगर ये हमसे सवाल करती है कि आखिरकार हमारे सिस्टम को हम उस तरह से क्यों नहीं बना पाए जिसमें एक बेगुनाह किसी तरह की सजा का जिम्मेदार ना हो। बात 20 साल पुरानी है। साल था 2000 का। 2000 की वो तारीख थी 16 सितंबर की, जब विष्णु तिवारी मात्र 23 साल के हुआ करते थे। 23 साल की उम्र में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कई मुकदमे उनके ऊपर लगे। इन मुकदमों की बात करें उससे पहले बात करते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था जिस वक्त ने विष्णु तिवारी से उनकी जिंदगी के 20 बहुमूल्य साल जेल में कटवा दिए। दरअसल सुबह का वक्त था। विष्णु तिवारी किसी काम से अपने घर से निकलते हैं और रास्ते में जाते जाते खेतों में जाते हैं। जाहिर सी बात है, गांव के लोगों को खेतों में बहुत सा काम होता है और वो उसलिए खेतों में उनका आना जाना लगा रहता है। उसी वक्त एक महिला की तरफ से ये आरोप लगा कि विष्णु तिवारी ने उन्हें जबरन खेतों में खींचकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ये मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया। विष्णु तिवारी की गिरफ्तारी हुई, लिहाजा उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया। इसी के साथ सेशन कोर्ट में ये पूरा मामला चला। विष्णु तिवारी को जेल हो गई और उनकी वो हंसती खेलती जिंदगी, वो हंसता खेलता परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। और बर्बाद इस हद तक हुआ कि कई लोगों से मिला वो परिवार महज चंद लोगों में ही सिमट कर रह गया। महिला की तरफ से आरोप लगाए गए कि उसने झाड़ियों में उसे खींचा, उसके साथ दुष्कर्म किया, दुर्व्यवहार किया। और जाहिर सी बात है, हमारे देश में नारी शक्ति का इतना सम्मान है और महिलाओं को उस नज़र से देखा जाता है कि उनके खिलाफ हुआ कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विष्णु तिवारी के लिए लोगों ने एक धारणा बनाई। उनके पूरे गांव ने उनका बायकॉट किया और तरह तरह की बातें गांवों में होनी शुरू हुई। वो बातें जो अंदर ही अंदर विष्णु तिवारी को खाई जा रही थी उनके परिवार के साथ। क्योंकि अगर गांवों में आप जाएंगे, आज भी भारतीय संस्कृति में
ऐसे गांव मौजूद हैं जहां दोषियों को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है, क्योंकि गांव की परंपराएं, गांव की सभ्यताएं हम हिंदुस्तानियों ने आज तक सहेज के रखी हैं। यही कारण था कि हम मुस्लिम को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। तो आरोप के बाद जाहिर सी बात है मुकदमा चलना शुरू हुआ। 3 साल बाद सेशन कोर्ट ने रेप के आरोप में विष्णु को 10 साल की सजा सुनाई। विष्णु को उस जुल्म में 10 साल की सजा हुई जो उसने कभी किया ही नहीं था। इसके साथ उस पर ST/ST एक्ट के मुकदमा भी दर्ज हुआ और इस मुकदमे के चलते उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आप अंदाजा लगाइए, जिस वक्त विष्णु की गिरफ्तारी हुई वो महज 23 साल के थे और 26 साल की उम्र में उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस पूरे मामले को लेकर घर वाले बड़े ही बेचैन थे। जब उनकी सजा की खबर आई तो जाहिर सी बात है मां खुद को नहीं संभाल पाई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अब इस बीच परेशान हाल में मां का निधन हुआ और इधर विष्णु जेल में बंद थे। जेल में बंद विष्णु को मां के निधन की खबर तक नहीं हुई। जाहिर सी बात है उन्हें बेल भी नहीं मिली, वो जेल में पड़े रहे और उधर उनकी मां के उन्हें अंतिम दर्शन नहीं हो पाए। विष्णु के पिता कुछ कुछ वक्त में विष्णु से मिलने आते रहते थे। जब वो आए तो उन्होंने खबर सुनाई कि तुम्हारी मां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, वो सुपुर्द खाक हो गई है। अब विष्णु उस दिन बहुत रोए। जाहिर सी बात है कोई भी बेटा जब इस खबर को सुनेगा कि वो उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा और आंखों में आंसुओं का सैलाब ऐसे ही उस दिन विष्णु के था। बाप बेटा दोनों एक दूसरे के गले से लगकर खूब रोए। विष्णु की फैमिली में उसके 2 भाई थे, माफ कीजिएगा वो 3 भाई थे और एक माँ बाप। तो जब माँ का ध्यान हुआ तो उसके बाद पिता का खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में पति पत्नी को उस नज़र से देखा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो एक वो बहुत ही अनमोल रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अब कुछ वक्त के लिए मिलने आते थे तो वो वक्त आया जब उनके पिता को मिलने आना था, मगर वो जेल में पहुंचे नहीं। जाहिर सी बात है कुछ दिन गुजरे, फिर कुछ महीने गुजरे, ऐसे करते करते बहुत एक लंबा वक्त गुजर गया। विष्णु को बेचैनियां बढ़ने लगी। विष्णु को लगा कि मानो क्या हुआ है। फिर उसके बाद उसे एक दिन खबर मिलती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। इस बीच उसे कई लंबा अरसा जेल में हो चुका था। वो आगरा की सेंट्रल जेल में दीवारों से सवाल कर रहा होगा कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो बार बार प्रशासन से कहता, आसपास के लोगों जो उसके पास मौजूद थे उनसे कहता कि मेरी याचिका को हाई कोर्ट में पेश किया जाए और मैं उसे चुनौती देना चाहता हूं, मगर किसी ने उसकी सुनी नहीं। मगर इस बीच जो उसका बर्ताव था जेल प्रशासन के साथ, या कह लीजिए जेल के कैदियों के साथ, वो बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। तो वो बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से लोगों से बात करता, कैदियों से बात करता, जेल प्रशासन से बात करता और बड़ी ही निवेदन के साथ, विनती के साथ एक ही बात कहता कि मैं निर्दोष हूं। जाहिर सी बात है उसका भेद, उसकी आंखें, उसका वो मासूम चेहरा बता रहा था कि उसने दोष नहीं किया और उसे किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। मगर ये हमारी कानून व्यवस्था है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत लंबा अरसा, करीब 2 दशक विष्णु ने जेल में बिताए। तो कई बार कोशिशें भी की गई मगर वो विफल होती रही। इस बीच उसने अपने 2 भाइयों को भी खो दिया। अब जब इतनी सारी मुश्किलों के पहाड़ टूटे विष्णु के ऊपर तो विष्णु ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। अंत में जाकर जेल प्रशासन की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है जो कि विष्णु के प्रांत में ही थी।
जिसमें विष्णु का जिक्र हुआ और मामला दोबारा सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जब सुनवाई में निकल कर आया और सारी चीज़ों को, सबूतों को, गवाहों को देखा गया, तो जस्टिस थे कौशल ठाकर और गौतम चौधरी, जो बेंच बैठी थी जिसने फैसला सुनाया। तो उन्होंने बहुत सारे सबूतों को देखा। उन्होंने जितने भी मेडिकल टर्म्स थे उन्हें देखा। मेडिकल ने कहीं से दूर तक नहीं कहा कि उस महिला के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई थी, न इंटरकोर्स की उसमें कोई बातें थी। इसी के साथ जितने भी गवाह थे उनकी गवाही को भी मद्देनजर रखा गया। और ये मामला, जो एक नोटिस करने वाली बात आई, जो कोर्ट ने कहा कि जब रेप हुआ, जिस वक्त आरोप लगे, उस वक्त जो महिला थी वो 5 महीने की गर्भवती थी। तो ये समीकरण बदलने लगे। जाहिर सी बात है, उस बेंच को अपने डिसीजन पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस बीच सारी चीजें जो पहले विष्णु के खिलाफ चल रही थी, अब वो विष्णु के हक में आ चुकी थी। और विष्णु खुद को कोस रहा था कि वो बदकिस्मत है या फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल उसके, जाहिर सी बात है, इर्द गिर्द घूमे जा रहे होंगे और वो खुद को परेशान कर रहा होगा, खुद को हैरान कर रहा होगा। उस टाइम सीईओ अखिलेश नारायण सिंह थे, जिन्होंने इस मामले की विवेचना की। पूरा मामले को देखा गया, पड़ताल की गई। अंत में कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था और विष्णु तिवारी बेगुनाह है, उन्हें इसी वक्त बाइज्जत बरी किया जाता है। अब इस पूरे मामले में अब एक चीज समझिए कि आखिर हमारा समाज यहाँ महिलाओं को इतना अव्वल लेवल मानता है और उनकी इतनी इज्जत की जाती है, उनको देवियों का दर्जा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मर्दों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। पर सवाल ये है कि आखिरकार उनकी सुनवाई कहाँ होती है। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से जिनका शोषण होता है, मगर शर्म की बात यह है कि हम उनकी बात को सुनकर भी उन्हें मजाक में उड़ा देते हैं और सिर्फ इस बात को हंसी और मजाक के तौर पर लिया जाता है। मगर सवाल यह है कि आखिरकार मर्दों के साथ इस तरह से, जिस तरह से विष्णु तिवारी की बात की जाए, तो आखिर क्या गलती थी उनकी? जो 20 साल, बहुमूल्य 20 साल, जब वो जेल में गए तो उनकी उम्र थी मात्र 23 साल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 साल का लड़का जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने की जिसकी उम्र है, वो अपने माता पिता के साथ हाथ बटा रहा है, खेतों में काम कर रहा है, वो गरीब परिवार का लड़का, उसको जेल हो जाती है, परिवार पूरा का पूरा बिखर जाता है, मुकदमा चलता है। जब मुकदमा चलता है तो जाहिर सी बात है, किराया, भाड़ा, उसके बाद वकील, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब वो पैसा कहाँ से आए? इसके लिए मकान बेचना पड़ा, खेत बेचने पड़े, कई लोगों ने परिवार के अपनी जान गंवा दी और इंसाफ मिला तो 20 साल बाद। अब जरा खुद से सवाल करिए और सोचिए कि क्या ये न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करता है या नहीं करता। और 20 साल विष्णु की जिंदगी के उसे कौन लौटाएगा? अब विष्णु की तरफ से बात की जाए, क्योंकि वो तस्वीरें बड़ी हैरान कर देने वाली हैं, वो तस्वीरें रुला देने वाली हैं। जब जेल से निकलते विष्णु को आप देखेंगे तो आपकी आंखें गुस्से से लाल नजर आएंगी। उसके चेहरे पर हंसी तो नजर आएगी, पर वो हंसी उसके 20 साल के दर्द को दिखाती है। वो जेल में काटा गया एक एक पल कई जन्मों के समान रहा होगा। विष्णु तिवारी जब जेल से निकला तो उसके पास महज 600 रुपए जो जेल प्रशासन द्वारा उसे दिए गए। 20 साल उसने जेल में कैदियों की खाना बना कर दिया,
जाहिर सी बात है जेल में जब आप जाते हैं तो जेल की प्रणाली को कैदी ही संभालते हैं, क्योंकि जेल प्रशासन जो होता है वो बेहद ही कम संख्या में होता है। जेल में बहुत कम लोग मौजूद होते हैं, तो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो कैदी देखते हैं। और 20 साल बाद जब विष्णु खानी, जाहिर सी बात है रसोई घर में तैनात किया गया होगा उसे, उसने अपने हाथों की तस्वीरें दिखाई। उसके हाथों पे वो घाव आप देखेंगे। वो 20 साल मेहनत, मात्र 600 रुपये। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या 600 रुपये उस 20 साल बहुमूल्य जिंदगी की कीमत हो सकती है? अगर नहीं तो उसकी असल कीमत विष्णु को कब मिलेगी? विष्णु को कहना है, सरकार से उसने अपील भी की है। विष्णु ने सरकार से कहा है कि उसे कुछ नई जिंदगी की शुरुआत करने का एक मौका दिया जाए। अब विष्णु के पास जो विकल्प है वो हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है। जाहिर सी बात है, ना मैं ना आप, हम किसी में से भी उसके वो 20 साल उसे कोई नहीं लौटा सकता। पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो विष्णु को कुछ आर्थिक रूप से मदद करे। वकील की माने, जैसा कि कई एडवोकेट से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि अगर वो पिटीशन डालता है तो ज़्यादा लंबा ये मामला नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया में इतना ज़्यादा सुर्खियाँ ये मामला बटोर चुका है। तो उसे जल्द ही कुछ ना कुछ पहली या दूसरी तारीख पर उसकी कुछ ना कुछ सहायता की जाएगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर उसे किसी महकमे में नौकरी दी जाए। वो खैर सरकार के टर्म्स हैं, सरकार को जो बेहतर लगता है वो करेगी। पर एक बच्चे से लेकर एक बुढ़ापे तक विष्णु ने अपना एक बहुत लंबा, कहें तो पूरा करियर जेल में बिताया है। आगरा की वो सेंट्रल जेल, जिसे वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। उस काल कोठरी का अंधेरा उसकी जिंदगी की आंखों पर जिंदगी भर बना रहेगा और आखिरी सांस तक वो अपने आप को कोसेगा, अपने कर्मों को कोसेगा कि आखिरकार उसकी ऐसी कौन सी गलती हुई जो उसे ये वाला मंजर देखना पड़ा। अब इस कहानी के बाद अंत में 2-4 छोटी छोटी चीजें कि आखिर इस कहानी के बाद खुद से सवाल करना लाजमी है कि इन व्यवस्थाओं को हम कब तक सुधार पाएंगे, और विष्णु ही जैसे ना जाने कितने और लोग हैं इस देश में जिनको इंसाफ मिलना बाकी है, उन लोगों को कब तक इंसाफ मिल पाएगा, और ऐसी ही कहानियां और कब तक हमारे सामने आती रहेंगी। आप ऐसी ही कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।